BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। इसके पहले के लेक्चर में आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में बताया गया था कि आर्टिफिशियल फीडिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, कैसे फीड कराया जाता है और कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं और कितनी क्वांटिटी में मिल्क बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। आज का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। अब आर्टिफिशियल फीडिंग को देने के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए? मिल्क बॉटल्स एंड अदर इक्विपमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड बिफोर यूज़। पहले तो मिल्क को भी पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होने की आवश्यकता है, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। स्टरलाइज्ड का मतलब ये है कि पूरी तरह दूध को 100 डिग्री टेम्परेचर पर खौलाना चाहिए, तो वो जीवाणु रहित हो जाता है। और अगर डब्बे का दूध बना रहे हैं तो जो वाटर यूज़ किया जाए मिल्क को बनाने के लिए वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड होना चाहिए, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसे 20 मिनट्स तक एटलीस्ट पूरी तरह बॉईल करना चाहिए। फिर फिल्टर करके छान करके उसे बॉटल में भर लें और फिर हल्के गुनगुने पानी में दूध पाउडर का तैयार करें। बॉटल्स, केवल बॉटल ही नहीं बल्कि बॉटल के जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, बॉटल, निप्पल, स्टॉपर है ना, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है निप्पल को कवर करने के लिए, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके, और केवल एक बॉटल नहीं, जब हम बॉटल फीड कराएं तो कम से कम एटलीस्ट 4 बॉटल्स एट ए टाइम यूज़ होनी चाहिए। मतलब 4 बॉटल्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जिन्हें हम हमेशा स्टरलाइज करते रहें। जैसे एक बॉटल पानी के लिए और एक बॉटल दूध के लिए। तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स बॉटल में आते हैं उन सभी को स्टरलाइज करने की आवश्यकता है, यानी एक बड़े भगोने में इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके साबुन से और 100 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट तक पूरी तरह खौलाना चाहिए। जब खौल जाता है तो ठंडा करने के लिए उन बॉटल्स को रख देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम स्टरलाइज करते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट्स और कटोरी, चम्मच, या कल जो मैंने सुतुई आपको बताया था वो स्टील की भी आती है और अब एक मेटेलिक आने लग गई है, लेकिन ये पूरी तरह से सारे जो बर्तन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग देने के लिए, वो सब जीवाणु रहित होने अत्यंत आवश्यक हैं। The feeding is usually warm to body temperature और can be fed cold। बच्चे को, अब वैसे तो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के टेम्परेचर का बच्चे को फीड दिया जाना चाहिए। वैसे ज़्यादातर बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर पर माँ का दूध भी बच्चे के लिए उपलब्ध होता है, उसी टेम्परेचर पर आर्टिफिशियल फीडिंग भी बच्चे को देनी चाहिए। यानी नॉर्मल हल्का सा गुनगुना सा तापमान उस चीज़ का होगा, उस फीडिंग का होगा, उस दूध का होगा जिससे बच्चा टॉलरेट कर सके। और अगर बहुत गर्मी है तो हल्का सा कोल्ड भी दिया जा सकता है, यानी डिपेंड ऑन टेम्परेचर कैसा है वैसे ज़्यादातर जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर के अनुसार ही बच्चे को, जितना बॉडी का टेम्परेचर रहता है उतने ही गुनगुना सा फीड बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। एज विथ ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी शुड बी हेल्ड इन ए सेमराइजिंग पोजीशन। मतलब यह है कि बच्चे को किस पोजीशन में फीड कराना चाहिए। माताएं बच्चों को लेटा देती हैं और तुरंत जो है वो बॉटल उसके मुंह में लगा देती हैं, फिर कुछ इधर उधर काम करने में लग जाती हैं।
होता क्या है कि निपल से दूध निकलता रहता है और वो दूध या तो उसकी धार बच्चे की आँख में चली जाती है, कान में चली जाती है या नाक में चली जाती है। ये सब हार्मफुल हैं। तो बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय पोजीशन माँ लेती है कि बच्चे का सिर एक हाथ में सिर रखती है और दूसरे हाथ से उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देते हुए अपना फीड कराती है, उस कंडीशन में, उस पोजीशन में ही आर्टिफिशियल फीडिंग भी माँ को करानी चाहिए। माँ कराए या कोई भी व्यक्ति घर का कराए तो उसे होल्ड बच्चे को वैसे ही करना चाहिए। द होल इन द निपल शुड नॉट बी लार्ज और टू स्मॉल। जो निपल के ऊपर छेद करते हैं, निपल जब बाज़ार से हम ख़रीदते हैं, पैकेट खोलते हैं तो उसमें छेद नहीं होता। हम कुछ सी निडल को पहले स्टरलाइज करें यानी गरम करें और तब उससे छेद करें। छेद जो है निपल का ना तो बहुत मोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जब बड़ा होगा तो दूध बहुत तेज़ी के साथ निपल से बाहर आएगा और जब छोटा होगा तो बड़ा रुक रुक के आएगा। दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। तो बच्चे को दूध पिलाते समय निपल का छेद एकदम नॉर्मल होना चाहिए। The nipple should be filled with fluid और नॉट एयर। निपल के अंदर जब हम बॉइल्ड पानी से निकालें तो उसके अंदर पानी न भरा हुआ हो, हैं, और उसमें जब हम निपल को कैप करें, बॉटल के साथ अटैच करें तो उस समय उसमें एयर नहीं आनी चाहिए। अगर निपल में एयर बबल्स हैं तो वो एयर बबल्स बच्चा दूध के साथ ही सक कर जाएगा और उसके पेट में वायु भर जाएगी। इस बात का विशेष रूप से आर्टिफिशियल फीडिंग देते समय ये टेक्निक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। द बेबी शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फिनिश the entire amount of formula in the bottle at each feeding। ये कहा जा रहा है द बेबी शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फिनिश। ये कभी भी बच्चे से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो जितना अमाउंट फार्मूला का बनाया गया है बॉटल में, पूरी बॉटल भरी हुई है तो वो पूरा का पूरा बॉटल जो है वो फीड बच्चा ख़त्म कर दे, फिनिश कर ले। ये बच्चे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, माँ उम्मीद बांध लेती है तो हर बार बच्चे के साथ वो ज़बरदस्ती करती है, जो उस बच्चे के लिए ओवर फीडिंग का काम करता है। और बच्चा जब ओवर फीड करता है तो वो वॉमिट कर देता है या उससे किसी भी तरह मतलब जैसे उल्टी वॉमिटिंग हुई, उल्टी होने लगी, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, उसका पेट डिस्ट्रेस होने लगता है, फूलने लग जाता है। तो माँ को कभी भी ये काम, और बच्चे का दूध के प्रति रुझान ख़त्म हो जाता है। तो बच्चा जितना मन से पिए, हैं, जो फार्मूला फीडिंग उतनी ही तैयार की जाए जितनी आपको खुराक तय लगती है कि बच्चा इतना दूध पी सकता है, बस उतनी ही फीडिंग तैयार करनी चाहिए, उतना ही फार्मूला तैयार करना चाहिए ताकि बच्चा दूध को बिल्कुल भी छोड़े नहीं बॉटल में, उतना का उतना ही आप फिनिश कर लें। बहुत ज़्यादा बना करके और ज़बरदस्ती बच्चे से कभी भी उम्मीद ना करें कि वो पूरा का पूरा फिनिश करे। फार्मूलाज आर अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म्स। हम लोग को मालूम है ड्राई फॉर्म में जो फार्मूले होते हैं वो डब्बे के दूध होते हैं, उन्हें हम टिंड मिल्क कहते हैं। और ये टिंड मिल्क जो हैं वो मार्केट में हर समय अवेलेबल होते हैं। ये फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन ए, डी और अदर जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं उनके साथ। तो उसके ऊपर पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे भी होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर पढ़ी लिखी माँ हैं तो उनसे पूरी उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी तरह से फार्मूला जो ड्राई पाउडर का है वो कैसे लैक्टोजन बन रहा है, उस लैक्टोजन को कैसे तैयार करना है बच्चे को, और कितनी खुराक में देना है, कितना पानी लेना है, कितने चम्मच दूध लेना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ ले इंस्ट्रक्शन को। यदि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखा करके समझ के तब फार्मूला तैयार करें। अगर वो ऐसा करती है तो बच्चे के लिए वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेटर फीडिंग होगी। स्पेशलाइज्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर
specified quantity of water is added to make up the volume. जो वॉल्यूम तैयार करना है उसमें कितना पानी लेना है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए, यानी दूध बहुत गाढ़ा ना हो, दूध बहुत पतला ना हो। ये सब चीज़ों को वो तभी समझ सकती है। जैसे गाय के दूध में भी कितना पानी मिलाएं और कितना दूध दें और कब हम प्योर दूध दे सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी पीडियाट्रिशियन या डाइटिशियंस उनसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से समझा सकें कि आर्टिफिशियल फीडिंग का फॉर्मूला जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। अगर ऐसा फीडिंग सही होती है और फीडिंग गड़बड़ा जाती है तब तो बहुत दिक्कत है। तो उससे जब फीडिंग गड़बड़ होती है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? ग्रोथ फेल्योर ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शंस। एक तो फीडिंग प्रॉपर नहीं तैयार की गई, फॉर्मूला प्रॉपर तैयार नहीं किया गया, बच्चे को प्रॉपरली पिलाया नहीं गया है, उससे उसकी ग्रोथ फेल्योर होने लगती है क्योंकि बार बार बच्चे को इन्फेक्शंस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं। और ओवर डाइल्यूटिंग द फार्मूला, उसमें पानी जब बहुत ज़्यादा मिला दिया जाएगा तो जो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे को कम प्राप्त होंगे, तो उसकी ग्रोथ के ऊपर असर आ जाएगा, उसके जितने वृद्धि एवं विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इन्फेंटाइल ओबेसिटी, छोटे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा उनको ओवर फीडिंग, मैंने अभी कहा ना कि बच्चों को कभी भी प्रेस नहीं करना है, एकदम उनसे ये उम्मीद नहीं करनी है कि मैंने बॉटल भर के फार्मूला तैयार किया है तो ज़बरदस्ती पिलाया जाए। इससे क्या होता है, बार बार फीडिंग और ज़्यादा फीडिंग, इससे बच्चा ओबीज हो जाता है यानी मोटापे का शिकार हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी ऐसे बच्चों में बहुत देखा जाता है जिनकी आर्टिफिशियल फीडिंग फार्मूला गड़बड़ होता है। तो इसलिए फार्मूले पे बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए माँ को। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग, इसका सिवा कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई जबकि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने में असमर्थ होती है या बच्चा दूध पीने में असमर्थ होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में केवल आर्टिफिशियल फीडिंग ही एक विकल्प बचता है। लेकिन उस विकल्प का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह और विवेकपूर्ण ढंग से अगर माँ करे तो बच्चे की ग्रोथ कभी भी फेल्योर नहीं होगी, बल्कि बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का होगा। देर इज़ ए हायर प्रिवलेंस ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर्स। जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है उसमें बेटा बहुत चांसेस होती हैं बच्चों को एलर्जी होने की। कई बच्चों को गाय के दूध से एलर्जी होती है, कई बच्चों को पाउडर मिल्क से ही एलर्जी होती है। एलर्जी अगर आ गई तो वो जीवन में कभी भी दूध नहीं पी पाएगा या दूध से बनी पदार्थों का सेवन नहीं कर पाएगा जो उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत असर डालते हैं। इन्फेक्टिव मॉर्बिडिटी का मतलब यह है कि अचानक ही उसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन रह रहा है कि लगातार वो इन्फेक्शन के कारण बीमार होता रह रहा है। एंड सडन डेथ सिंड्रोम, और मैंने आपको बताया था कि अचानक से जो बच्चों की डेथ हो जाती है वो ज़्यादातर बॉटल फेड बच्चों में होती है इन द ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स। उन बच्चों में नहीं होती जो माँ का दूध पीते हैं। तो बॉटल फीड में होने का क्या कारण है कि बॉटल फीडिंग के लिए प्रॉपर ढंग से बॉटल को स्टरलाइज नहीं किया गया, हैंडलिंग नहीं की गई, जीवाणु रहित नहीं बनाया गया और फीड देने का तरीका सही नहीं है, फॉर्मूला सही नहीं बनाया गया। कई चीज़ें हैं जिसके कारण सडन डेथ सिंड्रोम भी मिलते हैं, इन्फेक्टिव मॉर्बिडिटी मिलती है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स भी दिखाई देते हैं बच्चों में। तो बहुत विवेक और सोच समझकर जो है वो आर्टिफिशियल फीडिंग देनी चाहिए। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ काउज मिल्क ऑन ह्यूमन मिल्क। देखिए, काउज मिल्क को ह्यूमन मिल्क के ही तुल्य माना गया है या माँ का दूध गाय के दूध के तुल्य माना गया है, लेकिन फिर भी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स
हैं कुछ ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गाय के दूध में ज़्यादा होती हैं और कुछ कम होती हैं। इनका क्या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है, मतलब जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बच्चे के ऊपर अच्छे प्रभाव नहीं दिखाते। जैसे काउज़ मिल्क में लो लेवल ऑफ लैक्टोज़ उसमें कम पाया जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज़ ज़्यादा होता है, मीठा होता है, बच्चा आराम से पी लेता है। लेकिन गाय के दूध में लैक्टोज़ नहीं होता, मीठा नहीं होता, इसलिए उसके अंदर शुगर ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो जब ये ऐड किया जाता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे के ऊपर जो बिना सोचे समझे इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं कि हमने गाय का दूध पिलाया तो समझ में नहीं आया कि बच्चे को तो हम चीनी मिला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन शरीर पे उसके क्या बीत रहा है, रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, उसकी बॉडी में कैल्शियम का जो अवशोषण होना चाहिए वो कम हो जाता है। हमने तो बड़ी शौकिया माँ का दूध नहीं की जगह गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बाहर वर्किंग हैं, हम अपना दूध कैसे पिलाएं, तो हम गाय के दूध पे बच्चे को पालेंगे, क्योंकि गाय का दूध माँ के दूध के तरह ही होता है। लेकिन उसके अंदर भी तो बेटा कुछ चीज़ें कम होती हैं। जैसे मैंने अभी लो लेवल ऑफ लैक्टोज़ की बात की, हम पिलाते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, यानी उसकी बॉडी में जितना बोन्स के ऊपर और टीथ के ऊपर कैल्शियम का डिपॉजिशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, जो गाय के दूध में हाई प्रोटीन होता है, माँ के दूध की तुलना में जो प्रोटीन होता है वो गाय के दूध में ज़्यादा होता है। माँ के दूध में केसिन प्रोटीन होती है जो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, लेकिन जो गाय के दूध में प्रोटीन होता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। उसका कारण क्या है, इन स्मॉल इन्फेंट्स एज द गट इज़ नॉट मैच्योर एनफ, इतना हाई प्रोटीन होता है कि वो बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है और वो पेट जो है वो उस प्रोटीन को टॉलरेट उसका स्टमक नहीं कर पाता, जिससे इंडाइजेशन, बहुत सारी समस्याएं बच्चे के अंदर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। काउज़ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस, गाय के दूध की जो प्रोटीन होती है वो टॉलरेट करने लायक नहीं होती है। उसका मुख्य कारण क्या है, लैक्टोग्लोबुलिन और अल्फ़ा केसीन में कॉज डायरिया। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती हैं, माँ के दूध में केसीन प्रोटीन होती है, यहाँ लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है गाय के दूध में, और अल्फ़ा केसीन। बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और स्पेशली नेट जैसे कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं कि काउज़ मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये इनटॉलरेट प्रोटीन हैं जिनको हम लैक्टोग्लोबुलिन और अल्फ़ा केसीन प्रोटीन कहते हैं, जिसके कारण बच्चे को हर समय डायरिया रहता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, यानी डायरिया तो समझ में आ रहा है, और श्वास संबंधी जितनी भी एलर्जीज़ हैं या श्वास संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं। गाय के दूध में हाई फैट पाया जाता है और हाई फैट होने के कारण इन्फेंटाइल ओबेसिटी होती है। बहुत छोटे से बच्चों में ही मोटापा यानी बढ़ता हुआ वज़न दिखाई देता है। माता पिता बहुत खुश होते हैं, घर के लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा गोल मटोलू है, लेकिन वो गोल मटोलू तो है, धीरे धीरे करके यही आगे लेटर लाइफ में वो ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार बनेगा और फिर आगे चल के उसमें हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इन सब का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है। लो अमाउंट ऑफ आयरन एंड विटामिन सी, गाय के दूध में माँ के दूध की तुलना में आयरन और विटामिन सी बहुत कम पाया जाता है और विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। इसलिए ऐसे बच्चों में जो कि गाय के दूध पर पलते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सी समस्या दिखाई देती है। हाई फॉस्फेट, गाय के दूध में फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है जो कि डिक्रीज आयरन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जो कि बच्चे के शरीर में आयरन और कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गाय के दूध में माँ के दूध की तुलना में, कहने
खाने के लिए बराबर है। और मैंने आपको जब कंपैरिजन बताया था कि काउ मदर्स मिल्क, काउज मिल्क और बफेलो मिल्क का, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई भी थी। लेकिन आज का जो टेबल है ये पूरी तरह इस लेक्चर में समझा रहा है कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर क्या आते हैं जो कि काउज मिल्क के कंपोजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। अच्छा, मतलब दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो बच्चे के लिए एक मुसीबत आगे लेटर लाइफ में बन जाते हैं। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इस आर्टिफिशियल फीडिंग की क्या टेक्निक है, कैसे देना चाहिए, और जब हम आर्टिफिशियल फीडिंग में ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं बनाते समय फार्मूला या उसको फीड देते समय, या हम बॉटल्स या जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं करते हैं, देने का तरीका नहीं सही है और टाइमिंग्स नहीं सही हैं कि हमको कितने कितने अंतराल पर, मैंने कल भी कहा था या इसके पहले के क्लास में बताया था कि बेबी के साइज़ पे डिपेंड करता है कि बेबी का साइज़ कितना है, वज़न कितना है, तो उसे वैसे 3 घंटे के अंतराल पर निश्चित रूप से एक फीड दी जानी चाहिए। तो और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं काउज मिल्क के, आज मैंने आपको स्टूडेंट समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग और फीडिंग के पैटर्न्स, फीडिंग के क्वांटिटी, फीडिंग की जो टेक्निक्स हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी इनमें से तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स पे या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।